हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम 324 जेबी कोड को करेंगे। इससे पहले हमने सेट 4 किया था, उसमें थोड़ा सा वॉइस में प्रॉब्लम हो गई थी कुछ, है ना। और आज कोशिश करेंगे हम कि वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड हो, ठीक है ना। तो बच्चों, अगर आपने इससे पहले के सेट नहीं किए हैं तो पहले उन सेट को कीजिएगा और फिर करते करते यहाँ तक के आइएगा, ठीक है ना। सेट आपको कैसे करने हैं, ये अनसोर्ड लीजिए और अनसोर्ड लेने के बाद आपको सीधे सॉल्व करते जाना है। जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी वो क्वेश्चन आपको यूट्यूब पर आकर मेरी वीडियो सर्च करके वहाँ पर देखना है, ठीक है ना। जिस भी सेट में होगा वहाँ पर मैंने सेट प्लेलिस्ट बना रखी है। 2025 की अलग है, 24 की अलग है, 22 की, 23 की, सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है। सब में कोड लिखे हुए हैं, एक कोड की 2 वीडियो या 3 वीडियो आपको मिलेंगी, ठीक है ना। तो वहाँ आप जा करके उस क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा वक्त ना लेकर के। देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन 1 नंबर का बहुविकल्प है। इसके अंदर कह रहा है समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में एक रिलेशन आर दे रखा है T1, T2 इस तरीके से है कि T1 T2 के समरूप है। समरूप मतलब एक ही आकृति का है ना। साइज में बड़ा छोटा हो सकता है लेकिन उसका आकार एक ही है। उसकी जो शेप है वो एक ही है ना, आकार ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, कह रहा है द्वारा परिभाषित संबंध आर समतुल्य सममित और संकर्मक चेक करना है आपको, ठीक है ना। अब एक समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है ए। देखो यहाँ, अब हमें तो बहुविकल्प है ये, ठीक है ना। तो बहुविकल्प तो ऐसे करना है जो जल्दी से हो जाए, ठीक है। तो पहले का पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें ये देखना है कि इसने एक सेट ए दिया है और इसमें समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है। ये क्या है? समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। वैसे तो मुझे ये लिखना नहीं चाहिए, डायरेक्ट ही करा देना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ। समस्त त्रिभुजों का समुच्चय दे दिया इसने, और एक जो रिलेशन दिया है उसने वो ऐसे दिया है कि एक ट्रायंगल ये है, दूसरा ट्रायंगल ये है, और इनमें रिलेशन क्या है कि T1 जो है वो समरूप है T2 के। समरूप का साइन ये होता है ना, इस तरीके से सिंबल होता है इसका, दर्शाते हैं इसको। तो T1 T2 के समरूप है। अब हम सबसे पहला रिफ्लेक्सिव देखते हैं ना। रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव में हम क्या करते हैं, दो एलिमेंट सेम उठाते हैं, मतलब कि दो ट्रायंगल हम उठाएंगे सेम सेम और उन पे लगा करके देखेंगे। तो अगर मैं दो एलिमेंट उठा लेता हूँ, मान लो मैंने टी ही उठा लिया, टी कोमा टी पर लगाया है ना, तो कोई भी आकृति अपने समरूप तो होगी ही होगी, बिल्कुल होगी। तो अगर मैं इस पे लगाऊं तो टी तो समरूप होता है टी टू के, तो ये समतुल्य तो हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, समतुल्य कहते हैं इसको। फिर दूसरा है इसका सिमेट्रिक। सिमेट्रिक यानी कि सममित, है ना। तो सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा वो हमें चेक करना है। सिमेट्रिक में क्या होगा, हमें दो एलिमेंट उठा के लेके चलने हैं, T1 कोमा T2, है ना। अगर ये बिलोंग करता है R से, T1 कोमा T2, मतलब अगर ये बिलोंग कर रहा है R से, तो इसका मतलब ये है कि T1 T2 के समरूप है। अब इसके अकॉर्डिंग T2 कोमा T1 भी R में बिलोंग करना चाहिए, तो ये सम्मित हो जाएगा। तो अगर T1 T2 के समरूप है तो T2 भी तो T1 के समरूप होगा ना। अगर मैं दो ट्रायंगल आपके यहाँ पर बनाता हूँ, एक ट्रायंगल मैंने ये बना दिया, एक ट्रायंगल मैंने ये बना दिया, ये T1 है, ये T2 है। ये कह रहा है कि ये अगर इसके जैसा है तो ये भी तो इसके जैसा है ना। तो ये समरूप है ना। अगर T1 T2 के समरूप है तो T2 भी T1 के समरूप है ना। तो हम यहाँ कहेंगे हाँ जी, T2 भी T1 के समरूप है। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा T2 कोमा T1 भी बिलोंग करेगा R को। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक सम्मित भी हो गया। अब ट्रांजिटिव पे चलते हैं। ट्रांजिटिव यानी कि संक्रमक, है ना। ट्रांजिटिव एक गलती हो गई थोड़ी सी, यहाँ पर ई आएगा, आई नहीं आने का। संक्रमक में क्या करना है, हमें तीन ट्रायंगल उठा के लेके चलने हैं, T1 T2 T3, और ये सारे ए से लेने हैं हमें। और किस तरीके के लेने हैं कि T1 कोमा T2 R से बिलोंग करता हो और T2 कोमा T3 भी R से बिलोंग करता हो। ये दो तो R से बिलोंग करते ही हों। इनके अकॉर्डिंग अगर तीसरा T1 कोमा T3 भी R से बिलोंग कर गया तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, मतलब कि संक्रमक हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं, इसके अकॉर्डिंग तो ये हो गया कि T1 T2 के जैसा है, और इसके अकॉर्डिंग ये हो गया कि T2 T3 के जैसा है। तो आप खुद सोचो, जब T1 T2 के जैसा है और T2 T3 के जैसा है तो T1 भी तो T3 के जैसा ही होगा। तो हम इसको 1 मान लेते हैं, उसको 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कह सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको तो रफली करना है फटाफट से, ठीक है ना। मैं तो आपको समझा रहा हूँ, इस वजह से ये मुझे सारा लिखना पड़ रहा है, ठीक है। अब देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम कह सकते हैं कि T1 भी T3 के समरूप है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, T1 कोमा T3 भी R से बिलोंग करेगा, ठीक है ना। तो ये संक्रमक भी हो गया, तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, ये सिमेट्रिक भी हो गया, ये ट्रांजिटिव भी हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन यानी कि तुल्यता संबंध।
तो अभी इसने क्या कहा है, समतुल्य सममित किंतु संक्रमक नहीं, नहीं वाले तो एक भी नहीं आने के, बस ये आएगा समतुल्य सममित और संक्रमक तीनों है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं ख क्वेश्चन पर। देखिए ख क्वेश्चन क्या कह रहा है, ख क्वेश्चन कह रहा है कि माना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF x उस महत्तम पूर्णांक को प्रकट करता है जो x से कम या उसके बराबर है। fx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसने फंक्शन दे दिया x का, कह रहा है f r से r में है तो एक एक और अच्छादक हमें चेक करना है। ये फंक्शन हमेशा ना तो एक एक होता ना अच्छादक होता, ठीक है ना, इसको याद रखना आप। जो f ऑफ x इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f ऑफ x है, ये ना तो एक एक होता ना अच्छादक होता। क्यों नहीं होता देखो मैं बताता हूँ, रीजन भी हम दे देते हैं इसको। रीजन 1 1 चेक करने के लिए 1 1 में देखो 1 1 का मतलब है एक की इमेज एक ही मिलनी चाहिए, लेकिन यहां पे क्या होता है, अच्छा इसकी मैपिंग है r से r में, ठीक है ना। अब देखो जब मैं इसमें, अगर मैं इसमें 1.2 डालता हूं तो भी मुझे यहां पे 1 ही मिलेगा, और अगर मैं इसमें 1.9 डालता हूं तो भी मुझे 1.9 का 1 ही मिलेगा। तो दो एलिमेंट की इमेज जा करके एक ही एलिमेंट पर मिल रही है, तो इसका मतलब आप ये देखो यहाँ पे दो की इमेज जा करके एक पे मिल रही, तो ये मैनी वन जा रहे हैं ना, तो ये मैनी वन हो जाएगा। मैनी वन मतलब 1 1 नहीं है, एक एक ही नहीं है, ये क्या है, बहु एक ही है ना, तो ये बहु एक ही हो जाएगा, ये एक एक ही नहीं है, तो ये 1 1 नहीं है। अब ऑन टू के लिए चेक करते हैं। ऑन टू में हमें क्या चेक करना होता है, हमें चेक करना होता है रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन, यानी कि परिसर इक्वल टू सहप्रांत। तो क्या परिसर इक्वल टू सहप्रांत है, ये भी पूरा आर है, ये भी पूरा आर है। और अगर देखा जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में से जब बाहर निकलता है कोई नंबर तो वो पूरा इंटीजर निकलता है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना ये फंक्शन, यानी कि महत्तम पूर्णांक फलन, तो इसमें से बाहर पूर्णांक ही आते हैं, पूर्ण अंक ही आते हैं। बाकी जो पॉइंट वाले हैं, जो रेशनल हैं, जो इरेशनल हैं, वो तो सारे छूट ही जाएंगे। ये पूरा आर है, तो इसमें जो इंटीजर्स हैं उन पे तो मैपिंग मिल जाएगी, लेकिन जो इंटीजर्स नहीं है उन पे मैपिंग नहीं मिलेगी। जैसे इसमें माइनस के सारे -1.2 -1.3 ये पॉइंट वाले जितने भी होंगे 1.2 1.3 1.4 ये सारे रह जाएंगे, है ना। तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन तो होगा ही नहीं, इसका मतलब यह सहप्रांत परिसर के बराबर नहीं है, परिसर के बराबर नहीं है। तो अगर सहप्रांत परिसर के बराबर नहीं है, रेंज इक्वल टू कोडोमेन नहीं है, कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, तो इसका मतलब ये आपका ऑन टू भी नहीं है। तो ये ना तो 1 1 है ना ऑन टू है, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ना तो एक एक ही ना ही अच्छा तक, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इसमें डी ऑप्शन कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं गै पार्ट पर। गै पार्ट क्या कहता है, देखिए कह रहा है अवकल समीकरण इतने की कोटि बताओ। देखो कोटि यहीं से बता देंगे हम। इसमें आप देख लो सबसे ज्यादा बार अवकलन किस में किया गया है, सबसे ज्यादा बार अवकलन 2 बार, ये 3 बार, 3 बार किया गया है, तो इसकी कोटि 3 हो गई, और यहीं से इसकी घात पता चलेगी, ये जो है इसकी घात है 2, है ना। तो 3 कोटि है, 2 घात है, कोटि पूछ रहा है, कोटि 3 हो जाएगी, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका बी ऑप्शन लगा लेना आप यहाँ पर, बी ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं। यदि बिंदु पी क्यू के निर्देशांक क्रम से ये हो तो सदिश, तो पी क्यू क्या होगा, देखो पी क्यू क्या होता है, ओ क्यू माइनस ओपी, मैं लिख देता हूं चलो, घ है ना, घ में आते हैं। वो पूछ रहा है पी क्यू वेक्टर, पी क्यू वेक्टर क्या होता है, ओ क्यू का स्थिति सदिश माइनस पी का स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, ठीक है। तो वो उसने दे रखे हैं, पॉइंट दे रखे हैं ना, इनसे पोजीशन वेक्टर बनता है, तो बस आप इसमें से ये घटा के लिखो, इसमें से ये घटा के लिखो, आई कैप लगाओ, फिर प्लस लगा के इसमें से ये घटाओ, जे कैप लगाओ, इसमें से ये घटाओ, के कैप लगाओ। तो कौन कौन से पॉइंट दिए हैं उसने, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओ क्यू जो बनेगा वो बनेगा माइनस आई कैप और -2 जे कैप और -4 के कैप, ये तो सेकंड वाला कोऑर्डिनेट है। और जो फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट है उसका स्थिति सदिश जब बनाएंगे हम, वो बनेगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, प्लस है यहाँ पर प्लस 3 जे कैप और प्लस 0 के कैप, है ना, ये हो गया। अब घटा दो इसको, देखो -1 -2 तो -3 आई कैप बनेगा, है ना। अब -2 और -3 तो -5 जे कैप बनेगा, -4 और -0 तो -4 के कैप बनेगा। तो सारे माइनस के हैं, 3 5 4 है, वो तुम्हें देखना है, सारे माइनस के 3 5 4 सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ओके, घ के बाद जो इसका लास्ट पार्ट है उस पर चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू ये है, इसको तो लिखना पड़ेगा, सो थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, मैं लिख दे रहा हूँ। देखो इसने क्या दिया है, 2x प्लस वाई इक्वल टू ये दिया है तथा y इक्वल टू ये दिया है, आप व्यू तो x का मान पूछ रहा है, तो ये y की वैल्यू उठा करके यहाँ रख दो और फिर इसको इधर ले जाके इस वाले में से घटाएंगे, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो मैं लिख दे रहा हूँ उसको, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू इसने दिया है आपका 1 0 -3 और 2,
और y की वैल्यू जो दी है वो मैं डायरेक्ट यहीं पर रख रहा हूँ बस। y की वैल्यू दी है उसने 3, 2 और 1, 4, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पर रख दो 1, 0 -3 और 2, ठीक है ना, ये रख दी यहाँ पर। अब देखो आपको यहाँ से x निकालना है, तो पहले इस वाली ऑब्जेक्ट को उधर माइनस में पहुँचा दो, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 1, 0 -3 और 2, इसमें से माइनस हो जाएगा आपका 3, 2, 1, 4, ठीक है। 1 में से 3 गया, -2 बचा, 0 में से 2 गया, -2 बचा, -3 -1 -4 हो गया, और 2 -4 -2 हो गया। ये आपका इधर आ गया और ये बचा इधर 2x, ठीक है। अब आपको यहाँ से x निकालना है। x निकालना है तो ये 2 जो है डिवाइड में जाएगा और हर एलिमेंट के डिवाइड में चला जाएगा, बस ये डायरेक्ट कर दो इसको, तो ये हो जाएगा -1 -1 -2 और -1, ठीक है ना। यहाँ से आपका ये x आ जाएगा -1 -1 -1 -2, तो ये देख लीजिएगा कौन सा है ऑप्शन, -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2, ये वाला सही है, बी ऑप्शन सही है हमारा, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए अब तक जितने भी व्यूवर्स हमारे हैं देखने वाले, उनमें से 80% बगैर सब्सक्राइब करे चले जाते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ आपको कुछ हेल्प आपको हमारी भी करनी पड़ेगी, हम भी आपकी हेल्प कर रहे हैं, आप भी हमारी हेल्प कीजिए, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो काम चलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। चलिए आगे चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन पर चलेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए, प्रत्येक एक अंक का है, क्या जो है कोसेक इनवर्स माइनस के √2 है ना। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ इसको, कोसेक इनवर्स माइनस के √2, तो ये आ जाएगा आपका दूसरे का क्या पार्ट। कह रहा है कि इसका मान निकालो, कोसेक इनवर्स माइनस √2। अब जरा ध्यान लगाओ, कोसेक इनवर्स में √2 किसकी वैल्यू होती है, साइन इनवर्स में 1/√2 देख लो, वही बैठेगी। तो साइन इनवर्स में 1/√2 45 की होती है, 45 की, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कोसेक 45 यानी कोसेक π/4। लेकिन ये माइनस जब तक बीच में है तो ये हटेगा नहीं, तो आपको क्या करना होगा, इस माइनस को अरेंज करना होगा। अब ये देखो कोसेक कौन से क्वाड्रेंट में निगेटिव है, तो अगर देखा जाए सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पर निगेटिव है, तो 180 माइनस कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स, और इसको मैं लिख सकता हूँ कोसेक पाई माइनस π/4। पाई माइनस π/4 करके देखो, कोसेक 180 माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा ही होता है बिल्कुल। तो यहाँ से बस ये माइनस अरेंज हो गया, कोसेक से कोसेक हट जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, 4 पाई माइनस पाई 3 π/4 माइनस π/4, 4 पाई माइनस पाई 3 π/4 आ जाएगा होंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दूसरे का ख क्वेश्चन। दूसरे का ख कह रहा है जांच कीजिए, देखिए ये कह रहा है कि जांच कीजिए क्या f(x) बराबर x² माइनस साइन x प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई पर संतत है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस है। ये टेस्ट करने के लिए कह रहा है ये, तो बिल्कुल हम देख लेते हैं इसको, है ना। हमारे पास जो उसने फंक्शन दिया है f(x) इक्वल्स टू x² माइनस साइन x और प्लस में 5 दिया है ना। अब इसको हमें x बराबर 5 पर टेस्ट करना है, ठीक है चेक करना है। तो x बराबर पाई पर चेक करते हैं ना, x बराबर पाई पर सबसे पहले हम फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। पाई पर क्या होगी, तो ये हो जाएगी π² माइनस साइन पाई और प्लस 5। तो π² ही रहेगा, साइन पाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस 5 आ जाएगा, तो ये आ गया π² प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, अब हमें लिमिट की वैल्यू निकालनी है ना। लिमिट की वैल्यू एक्सटेंडिंग टू पाई पर ये निकालनी है हमें लिमिट की वैल्यू, तो ये क्या होगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई, यहाँ पर f(x) वही है अपना x² माइनस में आ गया 5, ठीक है ना। अब 5 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका π² माइनस साइन पाई और प्लस में 5, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा π² माइनस 0, साइन पाई की वैल्यू 0 और प्लस में 5, तो ये भी π² प्लस 5 ही आ जाएगा, है ना। तो देखिए पाई की वैल्यू यही है तो लिमिट की वैल्यू भी यही है, तो वो फंक्शन सतत होता है जो इन दो वैल्यू पर इक्वल हो, यानी कि ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई f(x) इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू अगर लिमिट के बराबर है तो हमारा फंक्शन क्या कहलाएगा, सतत कहलाएगा। अतः दिया गया फलन x बराबर पाई पर संतत है, ठीक है ना। हैंस गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू पाई, ठीक है। आगे चलते हैं 2 का गे पार्ट। देखिए गे क्वेश्चन कह रहा है
कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स का मान ज्ञात करो। तो निकालते हैं इसको। हमें निकालना है कोसेकेंट एक्स मल्टीप्लाई बाई कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स, ठीक है, और डी एक्स। यहाँ पे देखिएगा इसको कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक एक्स मल्टीप्लाई कोट एक्स और पूरे का डी एक्स। अब ये इंटीग्रेशन दोनों को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स और डी एक्स। अब कोसेक स्क्वायर एक्स किसका होता है, याद करो। सेक स्क्वायर एक्स टेन का होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स कोट का होता है। तो ये माइनस में कोट एक्स आ जाएगा, माइनस में कोट एक्स। और कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स ये कोसेक एक्स का होता है, क्योंकि सेक एक्स इंटू टेन एक्स सेक एक्स का होता है ना। इसी वजह से कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स माइनस कोसेक एक्स का हो जाएगा, माइनस कोसेक एक्स का, और प्लस में आ जाएगा आपका सी, और यहाँ से आंसर आ जाएगा। देखो अब यहाँ पे इसके आंसर में भी थोड़ी गलती है ना। देखो मैं दिखा देता हूँ आपको। इसने पहले वाला दिया हुआ है माइनस कोस एक्स और माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, जबकि हमारा क्या आया है माइनस के कोट एक्स माइनस के कोसेक एक्स प्लस सी। बताओ कोसेक स्क्वायर एक्स का कोसेक्स कैसे हो जाएगा, होने का नहीं ना, तो यहाँ पे कोट एक्स ही आएगा, ठीक है। तो आप देख लेना, इसको सही कर लेना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, दूसरे का घ क्वेश्चन। देखिए दूसरे का घ क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 2pa बराबर pb बराबर 5/13 और p ऑफ a ओवर b इक्वल टू 2/5, तो p a यूनियन b ज्ञात करना है हमें। तो पहले a इंटरसेक्शन b निकाल लेते हैं, फिर a यूनियन b निकल जाएगा। तो जो जो गिवन है पहले वो लिख दीजिए यहाँ पर। गिवन दैट दिया है, जो दिया है वो लिख दो। 2 ऑफ पी ए इक्वल्स टू, ये भी इसकी वैल्यू भी 5/13 है और पी बी की वैल्यू भी 5/13 है ना, 5/13 है। तो यहाँ से अगर पी ए की वैल्यू मैं फाइंड करूँगा तो पी ए की वैल्यू क्लियरली मुझे मिलेगी 5 ये 2 नीचे जाएगा तो 26 हो जाएगा ना। और उसने एक चीज़ और दी है, पी ऑफ ए ओवर बी, ए ओवर बी की वैल्यू उसने दी है कितनी, 2/5। अब वो पूछ रहा है पी ऑफ ए यूनियन बी बताओ क्या होगा। तो वी नो दैट हम जानते हैं, वी नाउ दैट हम जानते हैं पी ऑफ ए ओवर बी सशर्त प्रायिकता, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है। जब ए की प्रायिकता निकालो जब बी हो चुका हो, बी इवेंट हो चुका हो, ए इवेंट की हमें प्रायिकता फाइंड करनी है। तो उसका फॉर्मूला ये कहता है कि ऊपर तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा और नीचे इन दोनों का सॉरी नीचे वाले की प्रायिकता आएगी, नीचे वाले की प्रोबेबिलिटी आएगी। तो इसकी वैल्यू दे रखी है उसने कितनी, 2/5, ये यहाँ पे रख दो, इक्वल्स टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हम फाइंड करेंगे यहाँ से। और पी बी की वैल्यू कितनी है, पी बी की वैल्यू दे रखी है 5/13, 5/13। ये 5/13 पूरा का पूरा इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/5 इंटू 5/13 इक्वल टू पी ऑफ ए यूनियन बी, है ना, ए यूनियन बी हो जाएगा। अब देखो यहाँ 5 से 5 कट गया, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी आ गई, 2/13, है ना। तो ये आ जाएगी 2/13 यहाँ से, तो इसकी वैल्यू 2/13 आ गई। तो एक फॉर्मूला आप और जानते हैं, वी नो दैट, यहाँ पे लिख लेना, वी नो दैट हम जानते हैं पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 5/26, पी ऑफ बी की वैल्यू कितनी है 5/13, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है 2/13। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/26 और 5 में से 2, क्योंकि नीचे दोनों सेम है, 5 में से 2 गया कितने बचे, 5 में से 2 गया 3 बचे, 3/13 बचा। अब नीचे सेम कर लो, इधर 26 है तो इधर भी 26 कर लो, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई, 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, बराबर हो गया ना। तो 26 बराबर हो गया, ऊपर वाले जोड़ दो, 6 5 11, तो ये 11/26 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 11/26 आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आप ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि y अक्ष की द्विकोज्याएं ज्ञात करो। बहुत आसान है y अक्ष की द्विकोज्याएं ज्ञात करना। देखो एक नंबर में है तो डायरेक्ट भी नहीं लिखना, एक दो लाइन बता भी सकते हैं हम। वैसे तो हमें पता ही है द्विकोज्याएं क्या होती हैं, है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें लिखने के लिए इसमें थोड़ा सा हम ऐड करेंगे कुछ, है ना। चलो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। वी नो दैट हम जानते हैं, ऐसे लिख लो, वी नो दैट हम जानते हैं y अक्ष के द्विक अनुपात। तो पहले तो द्विक अनुपात लिख लो, यानी कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ y एक्सिस। डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं उसके,
जीरो, बस वाई एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट मिलेगा, बाकी सब जीरो होंगे तीनों, ठीक है ना। ये इसके द्विक अनुपात हैं, डायरेक्शन रेशियोज हैं, डीआरस हैं ये, ठीक है। अब इन डीआरस से मुझे डायरेक्शन कोसाइन बनाना है, यानी कि डिसीज बनाने हैं, यानी कि द्विक कोज्याएं बनानी है ना। तो वाई अक्ष की द्विक कोज्याएं क्या होंगी, वाई अक्ष के द्विक कोज्याएं डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, द्विकोज्याएं होंगी इक्वल्स टू, सबसे पहले पहला वाला कोऑर्डिनेट ये वाला, और अपॉन में इन तीनों का स्क्वायर का जोड़ लिखना है, स्क्वायर का सम लिखना है, 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर, कोमा। फिर दूसरे वाला लिखना है, दूसरे वाला कोऑर्डिनेट, और उसके अपॉन में भी इसी तरह जोड़ने, तीनों को स्क्वायर जोड़ना है तीनों का, है ना। और तीसरे में फिर 0 आएगा, और फिर इसके अपॉन में भी सेम प्रोसेस चलेगा, 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आया, ये तो 0 ही रहेगा, 0 बटे अगर 1 भी बचा तो भी 0 रहेगा, और ये 1 बटे 1 बचेगा तो 1 ही आएगा, और 0 बटे 1 बचेगा तो भी 0 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ से हमारा ये इसके द्विक कोज्याय हो गई, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, देखो तीसरे का क्या क्वेश्चन कह रहा है, एक्स के सापेक्ष, अब तक 1 नंबर का था, अब 2 नंबर के हैं, 4 क्वेश्चन आएंगे कि एक्स के सापेक्ष एक्स की पावर साइन एक्स का अवकलन कीजिए जबकि एक्स ग्रेटर देन टू 0 है। यानी कि आपको एक्स की पावर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन मान लेते हैं, माना ये क्वेश्चन है आपका तीसरे का क्या पार्ट, माना y इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर साइन एक्स है, ये हमने मान लिया। अब क्या करें, सबसे पहले इसमें लॉग लें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहां पर क्या हो जाएगा लॉग y, और यहां पर क्या हो जाएगा लॉग x की पावर साइन x, ठीक है ना। अब देखें यहां पर, ये तो हो जाएगा लॉग y इक्वल्स टू साइन x, आगे आ जाएगा साइन x मल्टीप्लाई लॉग x। क्यों आया ये, क्योंकि आप एक फॉर्मूला जानते हैं, कौन सा फॉर्मूला, कि अगर लॉग m की पावर n हो तो n आगे आ जाता है और लॉग m हो जाता है, ठीक है ना। ये लगा यहां पर, तो ये पूरा n था पावर में और ये m था, तो ये n आगे आ गया, लॉग m हो गया, है ना ऐसे। तो अब इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, हिंदी वाले भी इंग्लिश वाले भी दोनों इसी तरीके से लिख सकते हैं। इसका मतलब है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो करते हैं, log y का होगा 1 अपॉन वाई, और y का दोबारा करेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, है ना, अवकलन का गुणा वाला नियम, है ना। तो पहला फंक्शन एज इट इज साइन एक्स, दूसरे का करेंगे log x का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज पहले का करेंगे साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स, ठीक है। आप इसमें एक स्टेप और भी बढ़ा सकते हैं, डी बाई डी एक्स करके लिख सकते हैं, पहले डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, उसके बाद ये वाला स्टेप लिख सकते हैं ना। तो आपके ऊपर बात है, आप स्टेप बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स यहीं पर छोड़ देता हूँ मैं, और इक्वल्स टू ये आ गया आपका साइन एक्स अपॉन एक्स और प्लस कोस एक्स लॉग एक्स, कोस एक्स लॉग एक्स, और इसके मल्टीप्लाई में ये y जाएगा इधर, ये y जाएगा, और y की वैल्यू कितनी थी, x की पावर साइन एक्स, तो यहां से मैं लिख देता हूं x की पावर साइन एक्स, ठीक है ना। x की पावर साइन एक्स मल्टीप्लाई में साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कोस एक्स लॉग एक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, 2 नंबर आपके आ गए, ठीक है ना। आगे चलते हैं, तीसरे का ख पार्ट, सारा पेपर आपका इसी अनसोल्ड में से ही आएगा, उसमें से 1-2 क्वेश्चन मुश्किल से बाहर से आएंगे, नहीं तो बाहर से भी नहीं आने के, वो भी बुक में से ही देगा वो, लेकिन वो हट के दे देगा, लेकिन बाकी क्वेश्चन यही रिपीट होते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपने 2-3 साल के लगभग सारे सेट कर लिया, पैटर्न को समझ लिया, अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, तो आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे, 90+ नंबर आराम से आ जाएंगे इसमें, ठीक है ना। मतलब बोनस है आपका, मैथमेटिक्स बोनस है ये, ठीक है ना। आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है समाकलन dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मान ज्ञात करो। तो इसका मान ज्ञात कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, देखिए। तो सबसे पहले इसको मैं कुछ मान लेता हूँ, है ना, आई मान लेता हूँ, या नहीं, चलो मान लेते हैं, माना इसको आई मान लेते हैं, माना आई इक्वल्स टू, नहीं भी मानना चाहते आप तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट भी लेकर के चल सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये दे रखा है उसने। अब वैसे तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला क्या है, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, है ना, ये फॉर्मूला है। लेकिन आपको इसको करके दिखाना है कि कैसे आया ये, क्योंकि 2 नंबर वो ऐसे नहीं देने का आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दोगे तो।
तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके लाएंगे, इसको प्रूफ करेंगे कि कैसे आया वो फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें पुट करते हैं, पुट x इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर a दे रखा है इसने a स्क्वायर, तो मैं यहाँ पर भी a स्क्वायर लाना होगा तब जाके कॉन्स्टेंट बाहर आएगा, तो इस वजह से मैं a पुट करूंगा। और सेक स्क्वायर थीटा -1 वो टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है, तो मैं यहाँ पे सेक पुट करूंगा, सेक थीटा। ठीक है, अगर ये एक्स स्क्वायर बाद में होता तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता, फिर वहां में ए कोस थीटा या ए साइन थीटा पुट करता। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब देखो यहां से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डी डब्ल्यू आर टू थीटा, तो x का हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा, और इसका हो जाएगा आपका ए सेक थीटा का होता है सेक थीटा और इंटू में टेन थीटा, है ना, यही होता है। अब ये थीटा इधर पहुंचा दो, तो यहां से मिलेगा डी एक्स इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। ठीक है, ये सब वैल्यू इसमें रखेंगे अब यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी एक्स की जगह तो आ गया ए सेक थीटा मल्टीप्लाई टेन थीटा डी थीटा, और अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर की जगह हमने रख दिया ए सेक थीटा, मतलब तो ए सेक स्क्वायर थीटा हो गया, और माइनस ए स्क्वायर जो का तू है ये। ठीक है, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लो और कॉमन लेकर रूट से बाहर निकाल दो, तो क्या आ जाएगा रूट से बाहर आके, ये जू का तू है ऊपर वाला ए सेक थीटा मल्टीप्लाई बाई टेन थीटा और इंटू डी थीटा, अपॉन में आ जाएगा, देखो ए स्क्वायर इसमें से कॉमन आएगा अंदर ही, रूट के अंदर ही ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और फिर स्क्वायर रूट से बाहर आने पर वो ए हो जाएगा अंडर रूट, ये बचेगा आपका सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ क्या बचा, ये हुआ आपका सेक थीटा मल्टीप्लाई बाई टेन थीटा और डिवाइड बाई सेक स्क्वायर थीटा -1 टेन स्क्वायर थीटा होता है, और टेन स्क्वायर थीटा रूट के अंदर है तो बाहर आ जाएगा टेन थीटा। ठीक है, और इंटू में डी थीटा, टेन थीटा से टेन थीटा खत्म हो जाएगा। यहाँ पर रीज़न जरूर लिख देना जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपने एक फॉर्मूला यूज़ किया है सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ये चीज़। अब यहाँ पर सेक थीटा का इंटीग्रेशन करना है आपको। सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है लॉग में, है ना, तो ये आएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा, ये हो जाएगा आपका लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और प्लस में आ जाएगा आपका सी। ठीक है, अब यहाँ आपको थीटा से वैल्यू रखनी है एक्स की टर्म में और आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक सॉरी यहाँ पर ये ऐसा आ गया, देखो सेक थीटा का इंटीग्रेशन हो जाता है लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब यहाँ पर आपको सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू रखनी है और वो वैल्यू आपको यहाँ से निकालनी पड़ेगी। ठीक है ना, देखो मैं बताता हूँ कैसे निकालोगे भाई, एक्स अपॉन ए, यहाँ से देखो अगर इस वाली टर्म से देखा जाए तो x अपॉन ए इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा सेक थीटा, है ना, सेक थीटा हो गया। अब अगर सेक थीटा से आप कोस थीटा निकाल लो, कोस थीटा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो गया ना, उल्टा इसका भी उल्टा कर दो तो a अपॉन एक्स हो गया, है ना। अब एक ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल बना के ये थीटा उसमें लगा दो, यहाँ पर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, समकोण त्रिभुज। अब कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार यानी कि बेस और कर्ण बटे यानी कि परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेनस, हाइपोटेनस होता है कर्ण, तो ये होता है आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ए की वैल्यू बेस पे रख दो और हाइपोटेनस की वैल्यू एक्स हाइपोटेनस पे रख दो। यहाँ आपको निकालना है परपेंडिकुलर, तो पाइथागोरस थ्योरम से जब निकालोगे तो कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटेगा और उसका रूट आ जाएगा, रूट आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया इसका ये परपेंडिकुलर। अब यहाँ से तुम्हें निकालना है जो जो आपको यहाँ पे रखनी है वैल्यू। सेक थीटा तो है आपके पास, ये रहा सेक थीटा, तो एक्स अपॉन ए है, ये रख दोगे डायरेक्ट। अब टेन थीटा की जरूरत है तो टेन थीटा निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं देखूं टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब का मतलब है परपेंडिकुलर, आधार का मतलब है बेस। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, टेन थीटा की वैल्यू मिलेगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और अपॉन में है बेस, बेस का मतलब है अपने पास ए। ठीक है, बेस है ए, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है और ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, सब बच्चे समझ गए होंगे। टेन थीटा की वैल्यू उठा करके ये यहाँ पे रखनी है मुझे अब यहाँ पर, और सेक थीटा की वैल्यू ये एक्स अपॉन ए रखनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका आई इक्वल्स टू लॉग सेक थीटा की जगह मैंने रख दिया एक्स अपॉन ए, और प्लस टेन थीटा की जगह मैंने रख दिया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में ए और प्लस में सी। ठीक है, अब यहाँ से देखो जरा, आप कहोगे तो फॉर्मूला तो आया ही नहीं, फॉर्मूला तो कुछ और कहता है, नहीं यही कहता है। देखो यहाँ से आप जब एलसीएम लोगे तो क्या बचेगा, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डिवाइड बाई ए आएगा, है ना, यही तो आ जाएगा, प्लस सी। तो ये पूरा लॉग एम ऊपर वाला और एन नीचे वाला, लॉग एम अपॉन एन हो गया। तो लॉग एम अपॉन एन को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग एम माइनस लॉग एन। तो ऊपर वाला तो अलग कर दो, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और नीचे वाला माइनस में अलग कर दो लॉग ए।
और प्लस में सी लगा दो। अब log a तो एक कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट को तो हम नया कांस्टेंट नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और c माइनस लॉग ए, या इस c को आप c1 कह लो कि हमने ये c1 लगाया था कांस्टेंट, तो कुछ भी लगा सकते हैं हम, ये हमने c1 लगा दिया यहाँ, ठीक है ना। तो c1 के अकॉर्डिंग ये भी अब c1 होगा, ये भी c1 होगा, ये भी c1 होगा, ठीक है। तो c1 माइनस लॉग ए ये एक कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को मैं नया नाम दे देता हूँ ओनली c, और ये हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे बता दो जहाँ c बराबर c1 माइनस लॉग ए, ठीक है ना। बस ये आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे, इस कांस्टेंट को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि मान लीजिए कि समुच्चय n क्रॉस n में एक संबंध R निम्नवत परिभाषित है कि a कोमा b रिलेट कर रहा है सी डी को यदि और केवल यदि a प्लस डी बराबर b प्लस सी हो, यानी कि बाहर बाहर वालों का जोड़ इक्वल होगा अंदर अंदर वालों के जोड़ के, है ना। जो अंदर वाले हैं देखो b और c को जोड़ करके बराबर आएगा a प्लस डी के, है ना। तो ये हमें प्रूफ करना है कि ये एक, सिद्ध कीजिए एक तुल्यता संबंध है, यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसमें एलिमेंट जो हैं एक ऑर्डर पेयर के रूप में दे रखे हैं इसने एलिमेंट भी, ठीक है। अब देखो क्या क्वेश्चन है हमारा ये, है ना। अब यहां पर कैसे करना है हमें, इसको ऐसे लिखेंगे हम, एक जो ए सेट दिया है इसने, ए सेट तो दे दिया n क्रॉस n, n क्रॉस n से बनेगा जो भी नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर के सेट के साथ जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्तीय कार्तीय गुणन करेंगे, तो जो एलिमेंट बनेंगे वो ए में पड़े हैं सारे, ठीक है। ये हमने मान लिया, माना इसको ए मान लिया। और जो उसने एक कंडीशन और दी है कि a कोमा बी रिलेट कर रहा है c कोमा डी को, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ का मतलब इस तरीके से, और क्या कह रहा है a प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो इसमें बाहर बाहर वालों का जोड़ अंदर अंदर वालों के जोड़ के इक्वल है ना। देखो a प्लस डी बाहर बाहर वालों का जोड़ अंदर वालों के जोड़ के इक्वल है b प्लस सी के, तो हमें ये दिखाना है। तो चलिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव पर चलते हैं, रिफ्लेक्सिव, है ना। तो यहाँ पर लिखना है पहला आपको रिफ्लेक्सिविटी, यानी कि समतुल्यता, समतुल्यता, या ऐसे लिख लो समतुल्य के लिए, है ना, समतुल्यता, रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी हम प्रूफ करेंगे। तो रिफ्लेक्सिविटी में हम क्या करते हैं, दो एलिमेंट मान के चलते हैं, एक एलिमेंट मान के चलते हैं, एक माना। अब इसमें तो दो एलिमेंट हैं, मतलब रिलेट करने के लिए तो दो ही बनाने पड़ेंगे, तो हम तो एक ही एलिमेंट लेके चलेंगे ए कोमा बी, हम एक एलिमेंट लेके चले कि ये एलिमेंट जो है ए कोमा बी किसमें है, n क्रॉस n का सेट है या a का सेट है, हमने a मान लिया था उसको। इस प्रकार है, इस प्रकार है कि a कोमा बी का रिलेशन इसी के साथ लगाएंगे, a कोमा बी के साथ ही, ठीक है। a कोमा बी को a कोमा बी के साथ ही रिलेट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आना चाहिए, बाहर बाहर वालों का जोड़ अंदर अंदर वालों के जोड़ के बराबर आना चाहिए, अगर आ गया तो समतुल्य है। तो बाहर बाहर वालों को जोड़ते हैं, a प्लस बी हो गया, और अंदर अंदर वालों को जोड़ते हैं, b और a को जोड़ दिया, देखो दोनों बराबर ही आए हैं, a प्लस बी बराबर b प्लस ए भी तो a प्लस बी ही है, तो इक्वल तो आए हैं। तो इसका मतलब ये समतुल्य बन गया, है ना। ये तो बात सही बता रहा है ये। तो इसका मतलब हम यहाँ कहेंगे अतः R एक समतुल्य संबंध है, R एक समतुल्य संबंध, समतुल्य संबंध है, हेंस R इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। आगे चलते हैं, अब सिमेट्रिसिटी पे चलेंगे, यानी कि सममितता, 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 सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी में हमें दो एलिमेंट उठा के लेके चलने हैं, माना एक एलिमेंट तो हमारा a कोमा बी हो गया था, इसके साथ एक और ले लो c कोमा डी बिलोंगिंग टू a। इस प्रकार हैं, यहाँ पे लिखो इस प्रकार हैं, इस प्रकार हैं कि, अब कैसे हैं ये बताओ इसको, कि अगर मैं इन दोनों पे रिलेशन लगाऊंगा और जो आएगा वो ही आना चाहिए जब ये इनके उल्टों पे लगाऊंगा। तो देखो यहां से a कोमा बी रिलेट करेगा जब c कोमा डी को, ये पूरा आपका एक एलिमेंट है, ये पूरा दूसरा एलिमेंट है। तो एक एलिमेंट को जब मैं दूसरे से जोड़ूंगा तो जो आएगा इससे क्या मिलेगा मुझे, इससे मुझे मिलेगा बाहर बाहर वालों को जोड़ दो और अंदर अंदर वालों को जोड़ दो, है ना। ये तो इसकी कंडीशन ही है गिवन। तो हमें ऐसे ही एलिमेंट लेने हैं जो इधर से वेरीफाई करते हो। अब क्या इसका उल्टा भी पॉसिबल है क्या, अगर सी डी को पहले लिख दूं ए बी को पहले बाद में लिख दूं, तो क्या वो भी सही है क्या, तो बना के देखते हैं इसी से, अगर बन जाए तो। अगर सी डी पहले होगा और ए बी बाद में होगा तो डी और बी मिलेंगे, कैसा पॉसिबल है,
हाँ हो सकता है पॉसिबल, तो देखो करके देखना पड़ेगा ये हमें, है ना। तो अगर देखा जाए इसका बाहर वाला ये तो अंदर हो जाएगा, हाँ सी प्लस बी जुड़ेगा फिर, हाँ हाँ सही तो है। देखो इसको आप ऐसे करो और डी प्लस ए हो जाएगा, इसको उल्टा करके लिखो डी प्लस ए और इसको लिखो सी प्लस बी, लिख लिया। अब इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, इसको इधर लिख रहा हूँ, तो क्या इसमें कोई गड़बड़, सी प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो हमने क्या कहा था, पहले बाहर बाहर वाले जुड़े थे, तो ये बाहर बाहर वाले होंगे, ये अंदर अंदर वाले होंगे, है ना। तो बाहर बाहर वालों का जोड़, अंदर अंदर वालों का जोड़, तो सी कोमा डी है और फिर बी कोमा ए है, सॉरी ए कोमा बी है, इसको भी, इसको डी कोमा ए ही रहने दो, है ना, ए कोमा डी ही रहने दो, वही सही रहेगा। मुझे तो यहां से ये बनाना है भाई कि सी कोमा डी रिलेट करता है ए कोमा बी को, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग आना चाहिए सी बी के साथ जुड़ रहा हो, जी जुड़ रहा है, और डी ए के साथ जुड़ रहा हो, डी ए के साथ भी जुड़ रहा है, तो हो तो गया सी डी रिलेट कर रहा है ए बी को, ठीक है ना। तो हमने इसी से बना दिया, अगर इसी से बन गया तो ये सिमेट्रिक है, अगर इससे ना बनता तो ये सिमेट्रिक नहीं था। इसको आप रफली करके देखते, इसका उल्टा, जैसे कि ये उल्टा बनाना था मुझे, तो ये उल्टा रफली करके देख लेते, जो आपको लाना था वो यहां पे लाना था आपको फिर, ठीक है। तो अब हम इसको कहेंगे अतः संबंध आर, अतः संबंध आर एक सममित संबंध है। क्या है, सममित संबंध है, आर इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं, थर्ड पार्ट है इसका संक्रमकता, संक्रमकता, संक्रामकता, ट्रांजिटिविटी, है ना। इसमें हमें तीन एलिमेंट उठाने पड़ेंगे भाई साहब, तीन एलिमेंट, माना ए कोमा बी, बी कोमा सी एंड सी, ओए होए गलती कर दी, ए कोमा बी, सी कोमा डी और ई कोमा एफ, ई कोमा एफ सारे अलग अलग हैं, ए बी सी डी ई एफ, ये आर से हैं, आर से नहीं ए से हैं, जो ए सेट हमने माना था उस ए से हैं, और ये इस प्रकार हैं, इस प्रकार हैं कि इसका इसके साथ रिलेशन बनना चाहिए, इसका इसके साथ रिलेशन होना चाहिए, बनना चाहिए। ये तीन एलिमेंट ऐसे लेने हैं हमें कि ये इसके साथ वेरीफाई कर रहा हो, ये इसके साथ वेरीफाई कर रहा हो। जब ऐसा होगा फिर हमें अब ये चेक करना है क्या उन कंडीशन से ये वाला इसके साथ सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर ये वाला इसके साथ सेटिस्फाई कर रहा है तो ये संक्रमक हो जाएगा, अगर ये इसके साथ सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ये संक्रमक नहीं होगा। चलिए देखते हैं, इस प्रकार है कि ए कोमा बी रिलेट करेगा सी कोमा डी को, तो इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, बाहर बाहर वालों को जोड़ना है, अंदर अंदर वालों को जोड़ना है, इक्वेशन बना दो 1। एंड दूसरा क्या कहता है कि सी कोमा डी को रिलेट करना है तीसरे एलिमेंट से ई कोमा एफ से, तो बाहर बाहर वालों का जोड़ सी प्लस एफ, अंदर अंदर वालों का जोड़ डी प्लस ई, ये आ गया। अब इन दोनों से क्या हमें इसका और इसका रिलेशन मिल रहा है वो हमें चेक करना है। देखो इसका और इसका रिलेशन मिलने के लिए मुझे क्या जरूरत पड़ेगी, इसका बाहर वाला और इसका बाहर वाला जोड़ना पड़ेगा, यानी ए और एफ जुड़ रहा हो और बी और ई जुड़ रहा हो, है ना। तो ए और एफ जोड़ना चाहिए, बी और ई जुड़ना चाहिए, तो एक काम करो इन दोनों को जोड़ दो आप, 1 + 2 कर दो, है ना। तो इधर वाले सारे जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ, और इधर हो जाएगा बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ठीक है। अब देखो जो कट रहा है काट दो, सी से सी खत्म और डी से आपका डी खत्म, तो ए के साथ एफ भी जुड़ गया और बी के साथ ई भी जुड़ गया, बी के साथ ई भी जुड़ गया, तो बाहर बाहर वाले जुड़ गए, अंदर अंदर वाले जुड़ गए, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, हैंस इससे हमें ये पता चला, इससे हमें ये पता चला कि ए कोमा बी रिलेट कर रहा है ई कोमा एफ को। देखो बाहर बाहर वाले जुड़ रहे हैं और अंदर अंदर वाले जुड़ रहे हैं ना, तो यहाँ से ये भी आ गया। तो दो एलिमेंट वो रिलेट कर रहे थे, उनसे तीसरा भी रिलेट कर रहा है ये, तो इसका मतलब है अतः संबंध आर, हैंस आर इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, आर एक संबंध, आर एक संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। तो ये तीनों हो गया है ना, ये समतुल्य भी हो गया, ये सममित भी हो गया, ये संक्रमक भी हो गया। इसका मतलब ये क्या है, ये एक आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी कि तुल्यता संबंध है। अतः हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, अतः आर एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है, ठीक है। ये आपका प्रूव हो गया जो उसने कहा था। उम्मीद करता हूं आप ये भी समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि सदिश ए वेक्टर है, इसका सदिश बी वेक्टर पर प्रक्षेप ज्ञात करना है।
तो बहुत आसान क्वेश्चन है, प्रक्षेप का, इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में आता ही रहता है, तो आपको इसको अच्छे से कर लेना है ना। मैं एक पेज ले लेता हूं दूसरा। देखिए अब ये आपका तीसरे का घ पार्ट है ना, यहीं पे लिख लेता हूं मैं, तीसरे का घ पार्ट। देखो दिया है उसने, दो वेक्टर दे रखे हैं, दिया है या गिवन दैट वेक्टर ए इक्वल्स टू 2i कैप 3j कैप और प्लस 2k कैप, और वेक्टर बी इक्वल्स टू i कैप प्लस 2j कैप और प्लस k कैप। अगर इन वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है तो एक सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है ना। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिएगा। आगे देखिए इसको हम कैसे करेंगे। वो कह रहा है कि ए का बी पर प्रक्षेप निकालना है, तो ए का बी पर प्रक्षेप यानी कि प्रोजेक्शन यानी कि परछाई है ना, वो हमें निकालना है। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, बी पर निकालना है। तो ध्यान रखना है जिस पर भी निकालना है, यानी कि बी पर, ऑन बी या बी पर, आपको ये चेक करना है। अगर बी पर है तो ऊपर तो इनका डॉट ही आएगा, डॉट प्रोडक्ट, लेकिन नीचे जो आएगा वो बी का मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर वो ए पर कहता, ऑन ए कहता, तो ऊपर तो डॉट प्रोडक्ट ही आता लेकिन नीचे ए का मैग्नीट्यूड आता। ये ध्यान रखना है आपको, जिस पर कह रहा है उसका मैग्नीट्यूड नीचे आएगा तो उसका यूनिट वेक्टर बन जाएगा ये, ठीक है। अब यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे। ए क्या है हमारे पास, 2i कैप प्लस 3j कैप, 3j कैप और प्लस 2k कैप, डॉट प्रोडक्ट i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और यहां पर ये आ जाएगा नीचे मैग्नीट्यूड किसका, i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप का, ठीक है। यहां पर इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, के डॉट के 1 हो जाएगा। तो इन्हीं के मल्टीपल की मल्टीप्लाई होगी, बाकी आई की जे के साथ 0 हो जाएगी, आई की के साथ 0 हो जाएगी, उनको नहीं लिखना। तो 2 की गुना 1 में करेंगे पहले, 2 की गुना 1 में हो गई, 3 की गुना 2 में हो गई और प्लस 2 की गुना 1 में हो गई, है ना, 2 की गुना 1 में हो गई, और अपॉन अंडर रूट, इसका परिमाण कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड, आई के मल्टीपल का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, जे के मल्टीपल का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, के मल्टीपल का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 2 एकम 2 डिवाइड्स बाई 4 5 6 रूट 6, 6 2 8 2 10, 10 बटे रूट 6 आपका ये प्रोजेक्शन आ गया है। उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे, आसान क्वेश्चन है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट कह रहा है कि सभी खंडों को हल करो, प्रत्येक 2 अंक का क्वेश्चन है, इसमें भी 4 ही क्वेश्चन मिलेंगे। समाकलन dx अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 का मान ज्ञात करो, आंशिक भिन्न से करना है, ठीक है ना। तो देखो ये आंशिक भिन्न से भी हो जाएगा और एक इजी तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये आसान सा ही क्वेश्चन है आंशिक भिन्न का, इस वजह से ये आसान तरीके से कर सकते हैं। ये कह रहा है कि dx अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2 इसको फाइंड करो, और dx तो मान लिख ही दिया हमने, है ना। देखो मैं यहाँ आपको आसान सा तरीका बताता हूँ। देखो आंशिक भिन्न भी तो इनको अलग अलग ही करता है ना। आंशिक भिन्न क्या करवाता है, a अपॉन इसके ये लिखेंगे प्लस b अपॉन ये लिखेंगे, फिर a और b की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन ये आसान सा क्वेश्चन है, इसको हम कैसे करेंगे, देखो इसको मैं पहले ऐसे लिखता हूँ x प्लस 1 और यहाँ पर लिखता हूँ x प्लस 2, ये रफ काम है ना। अब यहाँ आपको एक ऐसे कॉन्स्टेंट बनाने हैं ऊपर, देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, है ना। तो इसमें से ये घट के 1 बनना चाहिए ऊपर। सॉल्व करने का तरीका देखो उनको, देखो अगर मैं यहाँ माइनस लगा देता हूँ बीच में और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 लगा देता हूँ, इसको सॉल्व करके क्या आएगा, इसकी गुना यहाँ हो जाएगी x प्लस 2, इसकी गुना वहाँ हो जाएगी और माइनस से होगी माइनस एक्स माइनस 1, और अपॉन में आ जाएगा ये x प्लस 1 और x प्लस 2, है ना। तो x कट जाएगा, 2 में से 1 गया, 1 आ जाएगा, 1 अपॉन यही आ जाएंगे दोनों टर्म्स, है ना। तो देखा जाए तो यही क्वेश्चन है ना। तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूं इजीली, क्योंकि यहां पर a और b की वैल्यू सिंपल 1 1 आई है। अदरवाइज आप इसको आंशिक भिन्न से कर ही सकते हैं, थोड़ा सा उसमें आपको 4 5 स्टेप ज्यादा लिखने पड़ेंगे। तो मैं तो इसको डायरेक्ट करूंगा क्योंकि ये आसान सा क्वेश्चन है, तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। ये आपका एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको आप नहीं करोगे, ठीक है ना, ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा में इसको आपको नहीं करना है। लेकिन ये तरीका बता दिया मैंने आपको, इजी सा है। अगर मान लो यहाँ पर ऊपर 2 बच रहा होता तो आपको क्या करना था, बस बाहर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते, ठीक है ना, ऊपर 2 बचाना था हमें। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और इसको अलग कर दो dx को, और माइनस ये चीज़ लिखनी मुझे इसकी जगह ये चीज़ लिखनी, ठीक है ना। दोनों को अलग अलग कर दिया और इंटीग्रेशन कर दिया 1 अपॉन एक्स प्लस 2 dx, ठीक है। तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका log x प्लस 1, और माइनस ये हो जाएगा आपका log x प्लस 2, log x प्लस 2, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लगा लो मोड, क्योंकि x की वैल्यू हमें नहीं पता क्या होगी, और जो अंदर
इनपुट होता है log में वो मोड में होता है, मतलब पॉजिटिव होता है। प्लस में c आ जाएगा और ये log m माइनस log n हो जाएगा, तो log m अपॉन n हो जाएगा। m ऊपर लिख देंगे, n नीचे लिख देंगे और बात खत्म हो जाएगी इस क्वेश्चन की। आगे चलते हैं ज़्यादा टाइम नहीं लेकर के, है ना। ख क्वेश्चन पर देखिए, ख क्वेश्चन क्या कह रहा है। ख क्वेश्चन कह रहा है यादृच्छिक चुने गए किसी अधिवर्ष में यानी कि लीप वर्ष में 53 मंगलवार होने की प्रायिकता बताओ। ये लीप वर्ष है, इसको ध्यान रखना, अधिवर्ष है ना, लीप वर्ष। तो इसको एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अधिवर्ष में, एक अधिवर्ष यानी कि लीप वर्ष में दिनों की संख्या, दिनों की संख्या, एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या होती है 366। ठीक है, तो 366 में हफ्ते कितने होंगे, है ना, वो भी हम देख लेते हैं। तो 366 एक अधिवर्ष में सप्ताह या हफ्ते, है ना। उसने क्या कहा इसमें, उसने 53 मंगलवार होने की प्रायिकता पूछी है, तो हम सप्ताह ही निकालने हैं ना। सप्ताह यानी कि वीक, एक अधिवर्ष यानी कि लीप वर्ष में वीकेंड्स की संख्या कितनी होगी, कितने वीकेंड होंगे उसमें, वो देखना है हमें। तो वीकेंड कितने होंगे, 366 को आप 7 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, देखो करके, 366 7, 7 पंजे 35, यहाँ 35 बचेगा, एक बचा, 16 आ गया, 7 दूनी 14 और 2 बचा, यानी कि 52 सप्ताह और 2 दिन बचेंगे एक्स्ट्रा में, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 52 सप्ताह हुए और 2 दिन बचे। अब ये 2 दिन कोई भी हो सकते हैं, लेकिन 52 सप्ताह तो होंगे ही होंगे। 52 सप्ताह का मतलब है इसमें 52 मंडे भी हो सकते हैं, 52 ट्यूसडे भी हो सकते हैं, 52 बल्कि सॉरी 52 मंडे होंगे, 52 ट्यूसडे होंगे, 52 तुम्हारे बुधवार होंगे, थर्सडे सॉरी वेनसडे होंगे, 52 थर्सडे होंगे, 52 फ्राइडे होंगे, 52 सैटरडे होंगे, 52 संडे होंगे। ये तो कंफर्म हो गया कि 52 होने ही होने हैं, ठीक है। लेकिन इन 2 दिनों में क्या होगा, इन 2 दिनों में कुछ भी हो सकता है। तो हम इन 2 दिनों की पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, क्योंकि उसने ये कहा है कि 53 मंगलवार होने की, 53 मंगलवार होने की क्या प्रायिकता है। तो 53 मंगलवार होने की प्रायिकता इन 2 दिनों पर डिपेंड करती है ना। 53 मंगलवार होने की प्रायिकता इन 2 दिनों पर डिपेंड करती है। 52 तो हो चुके, 52 तो सप्ताह होंगे ही होंगे, वो तो कंफर्म है। तो प्रोबेबिलिटी इन पे डिपेंड नहीं करेगी। वो कह रहा है कि 53 मंगलवार इन्हीं 2 दिनों पर डिपेंड करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम कहेंगे बचे हुए 2 दिनों में, बचे हुए 2 दिनों में कुल संभव युग्म, दिनों के युग्म, यानी कि टोटल पॉसिबल पेयर ऑफ डेज इन लास्ट 2 डेज हैं, जो ये 2 डेज बचे हुए हैं, इनमें क्या होंगे वो आप देख लेना, ठीक है। अब किस तरीके से बताते हैं हम, युग्म क्या क्या होंगे वो देखो। मंडे के साथ ट्यूसडे भी आ सकता है, आप हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में भी लिख सकते हैं। मंडे के साथ ट्यूसडे आ जाएगा, ये एक पेयर बन गया। इन 2 दिनों में ये भी हो सकते हैं, या फिर इन 2 दिनों में ट्यूसडे के साथ वेनसडे लग जाए, ये हो सकता है। या वेनसडे के साथ थर्सडे लग जाए, ये हो सकता है। या थर्सडे के साथ फ्राइडे लग जाए, ये हो सकता है ना। या फ्राइडे के साथ सैटरडे लग जाए, ये हो सकता है। या सैटरडे के साथ संडे लग जाए, ये हो सकता है। या संडे के साथ मंडे लग जाए, ये हो सकता है। तो टोटल यही केस बनेंगे, इसके अलावा तो कोई केस नहीं बनने के, है ना। इन 2 दिनों में ये भी हो सकता है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, इनके अलावा तो कोई केस नहीं बनेगा। अब यहां देखो, हमें मंगलवार चेक करना है, मंगलवार। तो मंगलवार किस किस में, मंगलवार इसमें है और इसमें है। तो हमारे अनुकूल परिणाम यानी कि जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो सिर्फ यही हैं जिनमें मंगल आ रहा है, ट्यूसडे आ रहा है। बाकी तो सब हमारे टोटल हैं, टोटल आउटकम यानी कि कुल संभव परिणाम कितने होंगे, है ना। तो हम कहेंगे 53 मंगलवार होने की प्रायिकता, 53 मंगलवार होने की प्रायिकता, 53 मंगलवार होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ऑफ 53 मंगलवार लिख लो इसमें, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे यहाँ पे हम करेंगे अपने फेवरेबल यानी कि कुल संभव परिणाम, चलो ये भी लिख देता हूँ, कुल सॉरी संभव नहीं अनुकूल परिणाम, कुल अनुकूल परिणाम फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय कुल परिणाम, कुल परिणाम।
तो देखो कुल अनुकूल परिणाम तो 2 ही हैं अपने, तो 2 आ जाएगा, और कुल परिणाम कितने हैं 7, तो ये 2/7 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आप ये क्वेश्चन समझे होंगे। इस तरीके से इसमें आप थ्योरी लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि a बराबर ये है तो सत्यापित करो a डैश a बराबर i है। ये क्वेश्चन भी कई दफा आया हुआ है और मैंने कई दफा करा रखा है, लेकिन अब मैं आपको ये कराऊंगा ही। ठीक है ना। कै खे गे जो क्वेश्चन थोड़े लेंथी होते हैं उनको मैं फिर बता देता हूं कि मैंने कहाँ कराए हुए हैं, लेकिन जो छोटे हैं उनको तो हम कर सकते हैं। चलो a की वैल्यूज ने दी है यहाँ पर कोस अल्फा, साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा। a डैश a बराबर i बताना है, हमें प्रूफ करना है। टू प्रूव a डैश बराबर i। तो a डैश भी लिख लो इसका। a डैश क्या होगा, इसकी रो को कॉलम बना दो, तो पहली रो को पहला कॉलम बना दिया मैंने, और दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दो, तो माइनस साइन अल्फा यहाँ आ जाएगा और कोस अल्फा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये दूसरा कॉलम बन गया। अब मैं निकालता हूं a डैश लेफ्ट हैंड साइड। a डैश क्या होगा, पहले a लिखते हैं, कोस अल्फा, साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा। इसके साथ a डैश लिखेंगे, कोस अल्फा, माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और कोस अल्फा। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करो, पहली रो पहला कॉलम कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो यहां पे लिखो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। पहली रो दूसरा कॉलम कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो माइनस के साइन अल्फा कोस अल्फा, और साइन अल्फा की कोस अल्फा में होगी तो ए प्लस में आ जाएगा साइन अल्फा कोस अल्फा। दूसरी रो दूसरा पहला कॉलम, ये तब ये एलिमेंट बनेगा, दूसरी रो पहला कॉलम, तो माइनस के साइन अल्फा कोस अल्फा, माइनस के साइन अल्फा कोस अल्फा और प्लस के साइन अल्फा कोस अल्फा। और दूसरी रो दूसरा कॉलम, साइन की साइन में करेंगे साइन स्क्वायर हो जाएगा प्लस का, तो साइन स्क्वायर अल्फा, और कोस की कोस में करेंगे प्लस हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा, इसकी इसमें और इसकी इसमें। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा 1, और इससे कैंसिल आउट हो गया ये 0, इससे कैंसिल आउट हो गया ये भी 0, और ये बना 1, तो यहाँ से हमारा ये बन गया आई। ठीक है ना, तो a डैश बराबर आई हो गया, और यही हमारी है राइट हैंड साइड। ठीक है ना, तो ये हमने प्रूव कर दिया। उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। आगे चलते हैं घ क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए दर्शाइए कि प्रदत्त फलन जो हमारा फलन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x जो है ये x बिलोंगिंग टू r में वर्धमान फलन है। x की हर वैल्यू पे ये वर्धमान फलन है, वो हमें बताना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, क्योंकि वही बताएगा इसको वर्धमान है या ह्रासमान है। तो हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स हमने निकाला, एफ डैश एक्स आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x और प्लस के 4। ठीक है, ये आ गया। अब यहां से मुझे एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिखाना है, मतलब कि एक्स की कोई भी वैल्यू मैं उसमें रख लूं और वो पॉजिटिव ही आए, क्योंकि एक्स बिलोंगिंग टू आर पे कह रहा है वो। देखो देखो ये कह रहा है कि दर्शाइए कि फलन जो है ये एक्स बिलोंगिंग टू आर में एक वर्धमान फलन है, तो पूरे आर में दिखाना है, मतलब एक्स की हर वैल्यू पे वो पॉजिटिव आना चाहिए। पॉजिटिव मतलब एफ डैश एक्स पॉजिटिव आना चाहिए। तो इस एफ डैश एक्स को मुझे ऐसा फंक्शन बना देना है जिससे ये पॉजिटिव दिखे। तो मैं क्या करता हूं, मैंने यहां से एक काम करो, इसको पहले ऐसे लिखो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस, इसको 3 लिख लो, इसको प्लस 1 लिख लो। ठीक है, इसमें से 3 कॉमन ले लो शुरू की टर्म्स में से, ये एक्स स्क्वायर बना, ये माइनस के बना 3 दूनी 6 2x, और ये प्लस के 1 मिला, और ये प्लस के 1 जू का तू है। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या होगा, यहां हमारे पास ये 3 है और ये बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना। तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर नहीं बन गया क्या, है ना, और प्लस में आ गया 1। अब देखो ये एफ डैश एक्स हमारे पास एक ऐसा फंक्शन बन गया कि आप इसमें x की कोई भी वैल्यू रखोगे वो पॉजिटिव ही आएगी। क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी फॉर ऑल एक्स। आप x की वैल्यू इसमें कुछ भी रखो, चाहे ये प्लस आए चाहे माइनस आए चाहे 0 आए, ऊपर स्क्वायर है, ओवरऑल पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव में आप 3 की मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव ही रहेगा, और पॉजिटिव को 1 में जोड़ेंगे तो भी पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स तो ग्रेटर देन टू 0 तो आ ही रहा है ना। तो यहां से हमें क्लियरली दिख रहा है कि हम इसको ये भी बता सकते हैं। चलो हम इसमें एक चीज और कर सकते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर जो है ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आएगा, x की कोई भी वैल्यू आप इसमें रख लो।
3 की मल्टीप्लाई इसमें दोनों तरफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, > इक्वल टू 0 × 3, 0 ही रहेगा। अब मुझे +1 करना है इसमें, तो +1 भी कर दो, 3x - 1 का होल स्क्वायर > इक्वल टू 0 की 3 में मल्टीप्लाई 0, और 0 में आप 1 जोड़ेंगे तो ये 1 हो जाएगा। इधर भी तो 1 जोड़ना था, चलो इधर 1 जोड़ दिया मैंने, है ना, इधर भी 1 जोड़ दिया, इधर भी 1 जोड़ दिया। ये तो बन गया आपका पूरा फंक्शन f' है ना, 3x + 1, देखो यही आ रहा है। तो इसको तो मैं बना दिया f' और f' > 1 आ रहा है ना। तो अब देखो f' हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, 0 से बड़ा है, यहाँ तो दिख रहा है 1 से भी बड़ा है, तो 1 से बड़ा है तो पॉजिटिव ही आएगा, है ना। अतः f' x के प्रत्येक मान के लिए धनात्मक है, तो fx x बिलोंग टू r के लिए क्या होगा, सॉरी ये देखिए f' x के प्रत्येक मान के लिए धनात्मक है, तो fx जो होगा आपका वो x बिलोंगिंग टू r के लिए, x बिलोंगिंग टू r के लिए क्या हो जाएगा आपका, x बिलोंगिंग टू r के लिए वर्धमान होगा, वर्धमान होगा। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं आप ये समझे होंगे। वर्धमान का क्वेश्चन ऐसा ही होता है, f' को > 0 दिखाना होता है, पॉजिटिव दिखाना होता है, और वर्धमान के लिए और ह्रास मान के लिए उसको <= 0 दिखाना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 5वें का क्या पार्ट देखो, सारणिक कितने का मान निकालना है हमें, देखिए सारणिक का मान निकालते हैं। चलो आगे कर लेते हैं इसको, क्योंकि यहाँ तो जगह नहीं है। ये मैं सारणिक लिख देता हूँ, है ना। 5 का क्या पार्ट है ये, तो इस सारणिक जो उसने दी है, उसने ये दी है, दी गई सारणिक a² + 1 ab ac ab b² + 1 bc ca cb और c² + 1। वैसे तो ये एक्सरसाइज आपकी कट चुकी है, लेकिन ये फिर भी हर पेपर में आपको एक क्वेश्चन ऐसा दे देता है जो एक्सरसाइज कटी हुई है, उनमें से भी दे देता है ना। जो सारणिक वाली है इसमें से तो दे ही देता है वो, बाकी में तो नहीं देता इतना, लेकिन ये सारणिक वाली है ना, इसमें से दे देता है वो। तो ये वाली प्रॉपर्टी वाली है ना, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनके बेसिस पे ये क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें करना है R1 में तो हम a से डिवाइड करेंगे, R2 में b से डिवाइड करेंगे, R3 में c से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, तो हम कहेंगे R1 में, या ऐसे मत करो, यहाँ पे ऐसे लिखो R1 1/a R1, R2 टेंडिंग टू 1/b R2 और R3 टेंडिंग टू 1/c R3। लेकिन ये बात ध्यान रखना, किसी भी सारणिक में जब आप मल्टीप्लाई किसी एलिमेंट से या डिवाइड करते हैं किसी एलिमेंट से, तो वहां सिर्फ आप अगर मान लो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो खाली मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, तो आप डिवाइड भी करना पड़ेगा आपको। वो एलिमेंट आया कहां से, वो मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करके आएगा, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे a से डिवाइड किया पहली रो को, तो a आया कहां से, वो जिससे डिवाइड किया, तो मैंने क्या किया था, मैंने मल्टीप्लाई भी करी और डिवाइड भी करी। मल्टीप्लाई बाहर कर दी, डिवाइड अंदर कर दी, उससे तो फर्क नहीं पड़ा ना क्वेश्चन पे। तो ये हो जाएगा a + 1/a, और ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा c। ऐसे ही R2 में जब b से डिवाइड करूंगा तो b से मल्टीप्लाई बाहर कर दी, ये हो जाएगा आपका a, ये हो जाएगा b + 1/b, ये हो जाएगा c। ऐसे ही c से मल्टीप्लाई कर दी तो c से डिवाइड कर दी अंदर, तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, और ये हो जाएगा c + 1/c। ठीक है, ये समझे होंगे आप, उम्मीद करता हूं। आगे चलते हैं। अब क्या करना है, a की मल्टीप्लाई, ये जो a b c रखे हैं बाहर, इनमें a की मल्टीप्लाई c1 में कर दो, b की मल्टीप्लाई c2 में कर दो, c की मल्टीप्लाई c3 में कर दो। तो यहां से क्या हो जाएगा, तो मैं यहां पे लिख देता हूं a की a, b, c की गुना c1, c2, c3 में क्रमशः करने पर। तो जब हम करेंगे a की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो ये हो जाएगा a² + 1, ये a² हो जाएगा, ये भी a² हो जाएगा। फिर यहाँ पे करेंगे, ये b² हो गया, ये b² + 1 हो जाएगा, क्योंकि b से b कट जाएगा, दोनों में अलग अलग b से मल्टीप्लाई करेंगे b², और ये b से b कट जाएगा 1 आ जाएगा, और ऐसे ही ये b² हो जाएगा। ऐसे ही ये हो जाएगा c² और c² + 1। ठीक है, अब देखो अगर मैं c1 c2 c3 तीनों को जोड़ दूं, c1 टेंडिंग टू c1 + c2 + c3, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये देखो जरा थोड़ा सा यहां पर, ये क्या बनेगा, a1 की जगह c1 की जगह ही जोड़ रहा हूं मैं, तो ये बनेगा 1 + a² + b² + c²।
दूसरे वाले में ये भी बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें भी यही बनेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये सारे इसमें जोड़ दो, ये सारे इसमें जोड़ दो, ये सारे इसमें जोड़ दो, ठीक है। और जो दूसरी है कॉलम उसको जू का तू रखना है, और जो तीसरी है उसको भी जू का तू रखना है, ठीक है। अब इसमें से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लो C1 में से, यहाँ लिख देना C1 में से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन लेने पर, है ना। तो यहाँ आ जाएगा बाहर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये बाहर आ गया। और आपका जो सारणिक मिला 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर, 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, देखो दो 3 1 बन गए ना, तो 2 जीरो बना लो यहाँ, है ना। तो एक काम करो, इस रो में से ये रो घटा दो, जीरो बन जाएगा, इस रो में से ये रो घटा दो या ये वाली घटा दो, तब भी जीरो बन जाएगा। तो अब हम कह रहे हैं कि R2 टेंडिंग टू R2 माइनस R1 और R3 टेंडिंग टू R3 माइनस R1। तो यहाँ से क्या आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये ऑपरेशन है ना, इनको ऑपरेशन बोलते हैं और ये लिखने पड़ते हैं। किसी भी रो में से कोई सी भी रो आप घटा सकते हो, जोड़ सकते हो, कॉलम में इसी तरह है, रो में भी इसी तरह है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इस रो में से ये रो घटा दी और इसी की जगह लिखेंगे। पहली देखो R2 में चेंज करना है, R3 में चेंज करना है, R1 में हमने कोई चेंज नहीं किया, तो R1 को हम जू का तू लिखेंगे, ये हमारी R1 है। R2 में से R1 घटा करके लिखना है, तो ये R2 है, ये R1 है, इसमें से ये घटाना है, तो 1 में से 1 गया 0, इसमें से ये गया तो 1, इसमें से ये गया तो 0, इसमें से ये गया तो 0, इसमें से ये गया तो 0, इसमें से ये गया तो 1, ठीक है। ये आपका सारणिक बन गया। इसको सॉल्व कर दो बस, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, एक्सपेंड कोरस्पॉन्डिंग टू C1, प्रसार करने पर, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस, ये आ जाएगा आपका 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 मल्टीप्लाई इसकी रो, इसका कॉलम इसकी रो छोड़ दो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 1 माइनस 0 आएगा, फिर दूसरा माइनस लगा के ये वाला 0, इसका अंदर सारे 0 आना है, बाहर ये भी 0 है तो ये भी 0 आना है, तो 1 ही बचेगा। तो इसका मतलब ये आया हमारे पास आंसर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया इसका, ठीक है ना। ठीक है, तो देखिए आंसर भी यही है इसका, है ना। कहाँ पे, ये रहा 5वें का के, है ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है यदि y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है तो दर्शाइए कि ये आपकी अवकल समीकरण है। तो चलिए इसको ही करते हैं हम पहले। ये है आपका 5वें का ख पार्ट, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ उसको 5th का ख। इसने दे रखा है y बराबर tan इनवर्स x, y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो डिफ्रेंशिएशन करना शुरू कर दो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा। अब इसका करेंगे x का होल स्क्वायर है, ये x का होल स्क्वायर, तो पहले क्या होता है 2x आता है, यानी कि 2 tan इनवर्स x आएगा, और फिर tan इनवर्स x का दोबारा करेंगे, tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो जो भी डिवाइड में है उसकी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसके पास पहुंचा दो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई हो जाएगी dy बाई डी एक्स में, और इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 2 tan इनवर्स x। अब चूंकि हमें जो प्रूफ करनी थी उसमें देखो डबल डेरिवेटिव भी है, तो एक बार और कर दो इसका अवकलन। तो यहाँ पे लिखो dWr2x अगेन, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, गुना वाला नियम। ये पहला फंक्शन है क्योंकि ये दूसरा फंक्शन है ना, तो हम लगाएंगे इसमें पहला फंक्शन जो होगा तुम 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दूसरे का करेंगे तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये पहली बार है ही, दूसरी बार ये हो जाएगा, प्लस अब की बार ये जो का तुम dy बाई डी एक्स, पहले का करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x का क्या होगा 2, तो एज इट इज tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से हमने कहा था कि जो भी इधर आता रहे डिवाइड में उसकी मल्टीप्लाई ऐसे क्रॉस करते रहो, है ना। तो इसकी मल्टीप्लाई ऐसे क्रॉस करनी है मुझे, तो ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ भी है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक और आ गया, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर जो का तुम। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, तो यहाँ पे 2x तो पहले से लिखा हुआ है और ये भी आ जाएगा, तो 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई में dy बाई डी एक्स, और उधर आपका बचेगा 2, और यही आपको उसने प्रूफ करने के लिए कहा था। देखिएगा ये भी आपको ध्यान में रखना है कि क्या प्रूफ करना है ना, देखिए यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है ना। ये हमारा आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
रेखाएं जिनके सदिश समीकरण ये हैं और ये हैं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आपका जरूर आता है हर क्वेश्चन हर पेपर में, 5 नंबर का या 8 नंबर का जरूर आएगा, तो आप इसको जरूर कर लेना, ठीक है। 5वें का गैप आर्ट इसको अच्छे से देखना कैसे कर रहा है। 5वें का गैप आर्ट, दी गई रेखाएं, मैं पहले लिख देता हूं दी गई रेखाएं, दी गई रेखाएं जो दी हैं वो मैं लिख देता हूं। पहली रेखा उसने दी है आर वेक्टर इक्वल्स टू, बल्कि यहां नहीं लिखते नीचे लिखेंगे, आर वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस लैम्डा आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप, और इसके साथ उसने दी है आर वेक्टर इक्वल्स टू, आर वेक्टर इक्वल्स टू ये दिया है उसने 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप प्लस म्यू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप और प्लस के कैप, ठीक है। अब ये उसने कुछ रेखाएं दी हैं, ठीक है ना। इन रेखाओं की तुलना, इन रेखाओं की तुलना किससे करेंगे, आर वेक्टर इक्वल्स टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर और आर वेक्टर इक्वल्स टू A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर से करने पर। अब देखो, पहले वाली जो रेखा थी जिसमें लैम्डा था उसको इस वाली लैम्डा वाली से कंपेयर करेंगे, जिसमें दूसरे वाली रेखा थी म्यू था उसमें तो म्यू वाली से कंपेयर करेंगे। पहले वाला वेक्टर A1 हो जाएगा, दूसरे वाला वेक्टर B1 हो जाएगा, A1 B1, दूसरे वाला ये A2 हो जाएगा, ये B2 हो जाएगा, ये A2 है B2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लो A1 वेक्टर इक्वल्स टू I2J3K, B1 वेक्टर आपका हो जाएगा आई कैप माइनस 3 जे कैप और प्लस 2 के कैप। इसी तरह A2 वेक्टर आपका हो जाएगा 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप और प्लस 6 के कैप, और ऐसे ही B2 वेक्टर आपका हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप और प्लस के कैप, ठीक है। A1 B1 A2 B2 हमने दोनों लिख दिए हैं। अब हमें जो जो दूरी निकालने के लिए जरूरत पड़ेगी वो मैं पहले निकाल रहा हूँ, फॉर्मूला बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आपको निकालना है A2 माइनस A1, A2 में से A1 घटा करके लिख दो, ये A2 है ये A1 है, 4 आई में से 1 आई गया 3 आई कैप बचा, 5 जे में से 2 जे गया 3 जे बचा, और 6 के में से 3 के गया ये भी 3 के कैप बचा, ठीक है। इसके बाद आपको निकालना है B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 जो निकलेगा वो निकलेगा आपका सारणिक से, तो आई कैप जे कैप और के कैप लगाओ, और B1 के जो मल्टीपल्स हैं वो यहाँ पे लिखो 1 माइनस 3 और 2, यहाँ पे लिखो 1 माइनस 3 और 2, फिर B2 के जो मल्टीपल हैं 2 3 1 वो यहाँ पे लिखो 2 3 1, ठीक है। अब इनको करो सॉल्व, तो ये आई कैप आएगा मल्टीप्लाई, आई की रो कॉलम छोड़ दो, -3 और -3 दूनी 6, तो -3 -6 -9, फिर माइनस जे कैप लगाओ, सॉरी सॉरी देखिए ये ऐसे होगा, ये तो आपने देख ही लिया होगा सारणिक, आई यहाँ पे लिखा हमने आई के सॉरी पहली रो के सापेक्ष हम इसका प्रसार करेंगे, आई कैप लिखा, आई की रो और कॉलम छोड़ दो, -3 और -6 -9, फिर माइनस जे लगाया, इसकी कॉलम रो और कॉलम छोड़ दो, 1 एकम 1 -2 दूनी 4, तो 1 -4 -3, फिर प्लस के कैप लगाया, इसकी रो कॉलम छोड़ दो, 3 एकम 3 और माइनस माइनस प्लस, माइनस फॉर्मूले का और एक माइनस ये रहा, माइनस के प्लस के 6 हो गया, 3 + 6, 3 + 6 ये 9 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा -9 आई कैप और प्लस में 3 जे कैप और प्लस में 9 के कैप, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। अब यहाँ से आगे चलते हैं, देखिए एक चीज और निकालनी है, यहीं के यहीं निकाल लो, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी, मैग्नीट्यूड का ये है कैसे निकलेगा, -9 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर, ठीक है। क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 9 9 81, 3 3 9, 9 9 81, है ना। तो ये मिल गया आपका 81 और 9 90, 90 में 81 और जोड़ने हैं, तो 9 और 8 हो जाएंगे 17, 170, 170 और 171 हो जाएगा ना, 171, तो ये आ जाएगा रूट में आपका 171, 171, ठीक है। 171 का रूट भी निकाल सकते हैं हम, और तो देखेंगे कैसे क्या आएगा बाहर 171 का, क्या 3 से कटेगा, हाँ कट जाएगा, 3 पंजे 15, 2 इधर, 3 7 21, क्या 3 से कटेगा, हाँ कटेगा, 3 एकम 3, 3 नम 27 और रूट 19 आ जाएगा, तो 3 इसका 3 बाहर आ जाएगा और अंदर आ जाएगा रूट 19, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला क्या कहता है, न्यूनतम दूरी, दी गई रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी, दी गई रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी,
न्यूनतम दूरी किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से। फॉर्मूला क्या कहता है? A2 माइनस A1 का डॉट प्रोडक्ट लिखो B1 क्रॉस B2 के साथ, इसका डॉट प्रोडक्ट लिख दो और अपॉन में ले आओ B1 क्रॉस B2 का परिमाण, ठीक है, और इसका भी मोड, क्योंकि पॉजिटिव आनी चाहिए दूरी, नेगेटिव नहीं होने की। A2 माइनस A1 कितना था? 3i 3j 3k, 3i प्लस 3j प्लस 3k, और इसका डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 के साथ, यानी कि ये रहा माइनस 9i प्लस 3j और माइनस प्लस में 9k कैप, और अपॉन में आ जाएगा इसके अंडर रूट, इसका परिमाण कितना निकाला था हमने? 3 अंडर रूट 19 निकाला था, है ना, और इसके बाहर ये। अब देखो यहाँ से 3 की मल्टीप्लाई 9 में होगी, माइनस 9 तिया 27, और 3 की गुना 3 में होगी, प्लस 3 तिया 9, और 3 की गुना 9 में होगी 9 तिया प्लस के 27, और अपॉन में आ जाएगा 3 रूट 19, और इसका बाहर मैग्नीट्यूड। 27 से 27 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे बचा 9/3 रूट 19, क्योंकि सब पॉजिटिव है, मोड हटा दे रहा हूँ। 3 से 9 घटेगा, 3 तिया 9, तो ये आ जाएगा 3/रूट 19, ठीक है ना। यही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। देखिए ये रहा आपका आंसर, है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? देखिए ये पूरा हो गया है, एक पेज में और ले लेता हूँ। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स ये बराबर π/4 माइनस हाफ कोस इनवर्स x है। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो हम चलो इसको प्रूफ करते हैं। यह क्वेश्चन को, फोर्थ का घ पार्ट है ना, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फोर्थ घ, नहीं फिफ्थ का घ है ये, तो फिफ्थ का घ पार्ट। अब यहाँ पे क्या दे रखा है इसने? ये दे रखा है tan इनवर्स √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स डिवाइड बाई √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स और इक्वल टू π/4 माइनस हाफ कोस इनवर्स एक्स। ये प्रूफ करना है हमें ना, टू प्रूफ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टू प्रूफ। तो इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड उठा करके लेके चलता हूँ भाई, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड हमने उठा ली और इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर के चलेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी ये है tan इनवर्स √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स डिवाइड्स बाई √1 प्लस एक्स और प्लस √1 माइनस एक्स। अब x की जगह क्या पुट करें? देखो x की जगह आप cos 2 थीटा भी पुट कर सकते हैं और cos थीटा भी पुट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से 2 थीटा पुट कर लो। तो पुट करेंगे हम x की जगह cos 2 थीटा, ठीक है ना, cos 2 थीटा। तो यहाँ पर जब हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स √1 प्लस cos 2 थीटा माइनस अंडर √1 माइनस cos 2 थीटा। सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। बाद में वो वापस कर देंगे हम उसको, है ना। 1 प्लस cos 2 थीटा और प्लस अंडर √1 माइनस cos 2 थीटा, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से देखो cos 2 थीटा का फॉर्मूला ओपन करो ऐसे वाला, जिससे ये 1 कैंसिल आउट हो जाए। तो अंडर रूट में अगर मैं देखूँ cos 2 थीटा ये 1 है, तो 1 प्लस मैं इसको लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस, ऐसे ही मैं यहाँ पे एक ऐसा फॉर्मूला ओपन करूँ जिससे ये 1 कट जाए, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा खोलेंगे, ये माइनस उसको प्लस कर देगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले कौन से कह रहा हूँ मैं? ये फॉर्मूले हैं cos 2 थीटा के। एक तो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये दो फॉर्मूले यूज़ कर रहा हूँ। पहले ये वाला रखा था, अब की बार ये वाला रखा है। अब डिवाइड बाई ऐसे ही ये यहाँ पे रखो 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और प्लस अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये बंद हो गया पूरा। अब यहाँ से देखो जरा tan इनवर्स 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, ये वाला, इस 1 से ये 1 गया, इस 1 से ये 1 गया, इस 1 से ये 1 गया। यहाँ पे बचा √2 कोस स्क्वायर से, तो ये कोस का हट जाएगा, बचेगा √2 कोस थीटा। ऐसे ही यहाँ पे बचा √2 साइन थीटा। ऐसे ही यहाँ पे बचा नीचे √2 कोस थीटा और ऐसे ही यहाँ पे बचा √2 साइन थीटा। अब देखो √2 तो सब में है, कॉमन लेके कट जाएगा, लेकिन इसमें आपको कोस थीटा भी कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे tan बनाना है। यहाँ पर क्या बनाना है? tan। तो मैं क्या करता हूँ, √2 कोस थीटा पूरा ही कॉमन ले लेता हूँ। तो क्या मिलेगा? यहाँ पे तो बचेगा 1 माइनस √2 बाहर चला गया, साइन थीटा यहाँ जो तू है, अगर कोस थीटा यहाँ नहीं था, कोस थीटा इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। कॉमन अगर हम लेते हैं और वो टर्म जो हम कॉमन ले रहे हैं वो इस टर्म में मौजूद नहीं है,
तो वो डिवाइड में आ जाएगी, मल्टीप्लाई करके देख लो, इसकी इसमें ये आएगा और इसकी इसमें ये आएगा, तो हमारा बिल्कुल ठीक है ये। ऐसे ही नीचे से √2 कोस थीटा कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस के ऐसे ही साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है, यहाँ ये ऐसा हो गया। अब इससे पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, टेन इनवर्स, ये बचा 1 माइनस टेन थीटा और ये बचा 1 प्लस टेन थीटा। अब इसको मैं क्या फॉर्मूला बना सकता हूँ, इसको मैं फॉर्मूला बना सकता हूँ टेन इनवर्स, 1 को मैं लिख सकता हूँ टेन पाई बाई 4 माइनस टेन थीटा अपॉन ये 1 जू का तू प्लस टेन थीटा के मल्टीप्लाई में 1 तो होगा ही, तो 1 की वैल्यू में अगर टेन पाई बाई 4 रख दूँ कोई फर्क पड़ता नहीं यहाँ पे, और इंटू में टेन थीटा, अगर इसकी वैल्यू 1 भी रखोगे तो यहाँ से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, टेन पाई बाई 4 1 हो जाएगा, 1 इंटू टेन थीटा ही मिलेगा। अब ये लेकिन फॉर्मूला बन गया टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, तो ये क्या हो जाएगा, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा टेन ए माइनस बी, तो टेन से टेन खत्म, बचा क्या पाई बाई 4 माइनस थीटा। अब थीटा की वैल्यू रखनी है हमें वापस, अब थीटा कहाँ से निकलेगा, देखो उसने दिया था x बराबर, हमने जो माना था कोस 2 थीटा, कोस इनवर्स इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स x बराबर 2 थीटा, है ना, और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ कोस इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, है ना, थीटा की वैल्यू ये आ गई हाफ कोस इनवर्स x, बस ये उठा करके यहाँ रख दो, तो ये मिल जाएगा आपको पाई बाई 4 माइनस हाफ कोस इनवर्स x, यही हमारी क्या है, इक्वल टू राइट हैंड साइड है, RHS, ये हमारा प्रूव हो गया। उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे, है ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये सब इक्वल हैं, यहां पर इक्वल लगा लेना, है ना, सब इक्वल है। आगे चलते हैं, अब देखिए 5वें का लास्ट पार्ट है और इस वीडियो का भी लास्ट पार्ट है ये, ठीक है, यह तो हमने कर लिया। ये कह रहा है कि समीकरण जो है, देखिए x dy बाई डी एक्स प्लस 2y बराबर एक्स स्क्वायर का व्यापक हल बताओ। तो देखो ये दिया है उसने x dy बाई डी एक्स और प्लस में 2y और इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या मैं इसको x से डिवाइड नहीं कर सकता, जी कर सकता हूं, तो पूरी समीकरण को x से भाग कर दो, x से भाग करने पर तो क्या हो जाएगा, पहली टर्म से x हट जाएगा, दूसरी टर्म के डिवाइड में आ जाएगा x और तीसरी टर्म के भी डिवाइड में आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, एक एक्स कट जाएगा इसका, ठीक है। अब देखो इसकी तुलना जो है आप इससे करो, ये लीनियर इक्वेशन बन गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, यानी कि हमारी जो होती है ना रेखीय अवकल समीकरण वो बन गई है ना, एक्स से भाग दिया, एक्स से भाग देकर हर टर्म में एक्स को भाग दे दिया और ये ऐसी बन गई डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू से इसकी तुलना कर दो। इसकी तुलना करके जब हम p की वैल्यू निकालेंगे तो 2 अपॉन एक्स आएगा और q की वैल्यू निकालेंगे तो x आएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इंटीग्रल फैक्टर। इंटीग्रल फैक्टर होता है if होता है e की पावर p dx। अगर p की वैल्यू x में है तो p dx, y में है तो p dy, ओके। तो e की पावर p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 अपॉन एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा e की पावर 2 बाहर, 1 अपॉन एक्स का हो जाएगा log x, ये 2 डिवाइड में पहुंचा देंगे तो e की पावर कितना हो जाएगा log x स्क्वायर, log m की पावर n हो जाएगा, है ना, n आगे आ जाता है, n पावर में भी जा सकता है और e log हट जाता है, e log हट जाता है, x स्क्वायर आ जाएगा इसका, ठीक है ना। अब if तो आप आ गया आपका x स्क्वायर, अब आपको निकालना है इसका हल समीकरण का, तो हल क्या होगा, हल होगा y इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। y इंटू आई एफ की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर और q की वैल्यू कितनी है x, देखो ये रही, तो x की वैल्यू रख दी, आई एफ की वैल्यू है एक्स स्क्वायर और डी एक्स प्लस में आ जाएगा c, ये x क्यूब हो जाएगा डी एक्स प्लस सी, है ना। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा x4/4 प्लस सी और यहाँ आ जाएगा y एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे या यही आंसर दे देंगे, है ना, हाँ यही आंसर उसने दे रखा है तो हम बस यहीं पर इसको छोड़ देंगे, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, देखिए y x2/4 प्लस सी, है ना। तो बस यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन भी आसानी से समझ गए होंगे, सारे क्वेश्चन आसान से हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, ठीक है ना। अब इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं या आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी आपका इनसे अलग भी कोई डाउट हो, बुक का कोई डाउट हो
या कोई PYQ का कोई डाउट हो तो आप मुझे भेज सकते हैं, ईमेल पर भी भेज सकते हैं। कमेंट में तो आप नहीं भेज पाएंगे, ईमेल पर भेज सकते हैं। ईमेल मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन में लगा रखी है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है इंस्टाग्राम अपने पेज की भी और टेलीग्राम की भी लिंक दे दी है। आप इसकी PDF जो है आप टेलीग्राम ग्रुप से जाकर के ले सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आगे आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगा जो आपको आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगी, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।